वालेकुम साथियों, आवाज़ ज़्यादा कम हो गई। चलिए ठीक है साथियों, गुजारिश आपसे ये करनी थी कि देखिए ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई हमारी है, आप सबकी है, डेली वेजर्स की है, एडहॉक वालों की है और टेम्परेरी एम्प्लॉय की है। अब इस लड़ाई में जैसे कि इंतशार कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इंतशार हो जाता है हमारे बीच और हम बढ़ जाते तो नुकसान किसका होगा? क्या फैसल गांधी का कोई नुकसान है? क्या रेहान अहमद साहब का कोई नुकसान है? क्या जकी साहब का कोई नुकसान है? या आबिद जैदी साहब का कोई नुकसान है? सब परमानेंट एम्प्लॉई हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो हमारा है अगर हम इंतशार कर लेते हैं, आपस में बट जाते हैं और कहते हैं कि भी फैसल भाई ने ये कह दिया, जकी भाई ने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। अगर हम इस तरह ये सब करके बट जाते हैं और स्ट्राइक नहीं करते या स्ट्राइक को नाकामयाब कर देते हैं तो नुकसान किसका है? हम 3500 एम्प्लॉय का नुकसान है, परमानेंट का तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए हर दौर में फितना फैलाने वाले लोग होते हैं, हर दौर में डबल खेलने वाले लोग होते हैं, दोगले लोग होते हैं और उनका काम ये होता है कि वो आपके बीच आए और आपकी यूनिटी को कमजोर करें और आपको बांट दें ताकि आपकी एजिटेशन नाकामयाब हो जाए। अंग्रेज क्या करते थे? इतने साल उन्होंने 100-200 साल हुकूमत कैसे कर ली? उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। वो बांट देते थे लोगों को और राज खुद करते थे। बस यही हमारी इंतजामिया कर रही है कि इंतजामिया के जो कुछ लोग हैं वही उस बात को हवा दे रहे हैं। फैसल गांधी भाई ने 100 बार यहां से कहा है कि सारा खेल बाबुओं ने बिगाड़ा है, तो क्या सारा क्लरिकल स्टाफ नाराज होकर भाग जाए? एक भी नहीं भागता, क्योंकि उनका कहने का मकसद होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, उनमें चंद लोग। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी मुखबिर हमारे बीच में मौजूद है? क्या आपको नहीं लगता कि फितना फैलाने वाले लोग मौजूद हैं जो हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं? देखिए ये आपकी यूनिटी की ताकत है कि धरना 100 दिन से ऊपर चल गया, ये आपकी यूनिटी की ताकत है। लेकिन कल आप लोगों की कमी का एहसास हुआ बहुत ज्यादा। देखिए किसी का कोई नुकसान नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉय का कोई नुकसान नहीं है, हमारा सारा नुकसान है, हमारी रोजी रोटी का मामला है। बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जिसका बिजनेस चल रहा है नौकरी के अलावा? या बताएं कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी मिलें चल रही है या जिनके बहुत बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं? हमारा गुजारा इस नौकरी की तनख्वाह से ही होता है ना, हमारे बच्चे इस नौकरी की तनख्वाह से ही पढ़ते हैं ना। हम लोगों के घर में राशन, पानी, दूध, तेल, साबुन सब कुछ इसी नौकरी की तनख्वाह से आता है ना। और अगर यही नौकरी 31 मार्च को खत्म कर दी गई तो क्या होगा हमारा? कौन इस उम्र में नौकरी देगा? क्या करेंगे? रिक्शा चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, क्या करेंगे? मेरी समझ में नहीं आता आप लोग किस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह फितना फैलाने वाले लोगों की बातों में आ जाते हैं और किस तरह कहने लगते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अरे मैं तो कहता हूं कमेटी मेंबर जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, इन्होंने कुछ कह भी दिया तो हमें नजरअंदाज करना है। इसलिए नजरअंदाज करना है कि जकी साहब का कोई मसला नहीं है, परमानेंट है, 16 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, मजे से पेंशन खाएंगे, इनको कोई परवाह नहीं है। लड़ रहे हैं हमारी लड़ाई, लड़ रहे हैं हमारे लिए। बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़े रहते हैं सारा दिन, छुट्टियां लेने के लिए धरने पे बैठ रहे हैं। इसलिए बैठे कि एक आदमी कोई व्हाट्सएप पे वीडियो डाल दे या कोई एक मैसेज लिख दे और उस पर चक्करले शुरू हो जाए। शर्म आने का मुकाम है बिल्कुल। 100 दिन से जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उनकी एक बात उन्होंने किसी मकसद से कही उसका इशू बना दे या यूनिटी तोड़ दे या स्ट्राइक को नाकाम कर दो स्ट्राइक नाकाम। लेकिन याद रखना 6 सैलरी नहीं मिलेगी, फिर सब बाहर हो जाओगे, काम भूल गए होगे। कोई सोच रहा होगा परचूनी की दुकान कैसे खोलूं, क्योंकि पैसे तो जोड़े ही नहीं, जो तनख्वाह आती थी वो खर्च हो जाती थी, सरमाया तो कुछ है ही नहीं। इस पर आप लोग ये सोचते हो अगर ये करो या मरो की लड़ाई है। गांधी जी ने नारा दे दिया था कि करो या मरो। अगर उस टाइम पे लोग बट जाते, अंग्रेजों ने फुल स्लैश बांटने की कोशिश की थी, अगर बट जाते तो आप आजाद ना होते। आज यहाँ वाइस चांसलर भी अंग्रेज ही बैठा होता और प्राइम मिनिस्टर भी अंग्रेज ही होता, लेकिन उस टाइम पे हम बटे नहीं थे। माइक खोल दो यार भाई। अगर हम बट जाते तो देश आजाद होता? बताइए, देश आजाद होता? आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे होते, आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे होते। लेकिन उस टाइम हम बटे नहीं थे, हमारे बड़ों ने समझदारी से काम लिया था, हमारे बड़े अंग्रेजों की साजिशों को समझते थे। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई
अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं स्ट्राइक में शामिल नहीं हूं, समझ जाना इंतजामिया का आदमी है। अगर आपसे कोई ये कहे कि कमेटी आपके साथ धोखा कर रही है, समझ जाना इंतजामिया का आदमी है। अगर आपसे कोई ये कहे कि स्ट्राइक कामयाब नहीं हो रही, तो समझ जाना इंतजामिया का आदमी है। अगर आपसे कोई ये कहे कि स्ट्राइक में दम नहीं है, एम्प्लॉय का हौसला टूट गया है, तो समझ जाना इंतजामिया का आदमी है, आपको डिमोरलाइज करने आया है। और डिमोरलाइज होना ही नहीं है, डिमोरलाइज होना नहीं है। आपने 2 स्ट्राइक किए और दोनों इतनी कामयाब स्ट्राइक किए अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने झंडे गाड़ दिए। अब तो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है। जब हम 8 तारीख की सुबह 8 बजे से स्ट्राइक हमारी शुरू होगी तो तब तक चलेगी जब तक कि हमारे स्क्रीनिंग के ऑर्डर नहीं आ जाते, जब तक के डेली वेजर की सैलरी के ऑर्डर नहीं आ जाते, जब तक के कंफर्मेशन की बात नहीं हो जाती, जब तक के सारे अनाउंसेस के ऑर्डर नहीं आ जाते, उससे पहले स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। आपको बहुत डराया जाएगा, आपको बहुत डराया जाएगा, आपको बहुत डराया जाएगा, चेयरमैन के थ्रू, डीन के थ्रू, प्रोवोस्ट के थ्रू, सुपरिंटेंडेंट के थ्रू। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये कह देना कि सर आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे ड्यूटी आना जरूरी है, उस मुझे शामिल नहीं होना हड़ताल में, तो मार्च के बाद का एक्सटेंशन की गारंटी आप दीजिए। आप लिख के दीजिए कि आपने मुझे 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, और आप मुझे लिख के दीजिए कि इस महीने की सैलरी में मेरे अलाउंसेस लग के मिलेंगे। आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए कि डेली वेजर की सैलरी इसी महीने से 20,000, 22,000 और 24,000 होगी। आप लिख के दीजिए। और अगर आप लिख के नहीं दे सकते चेयरमैन साहब, तो मुझे स्ट्राइक से जाने से मत रोकिए। मैं स्ट्राइक पे जाऊंगा, स्ट्राइक मेरा हक है, मैं जरूर स्ट्राइक पे जाऊंगा। ये कहिए आप लोग, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि स्ट्राइक हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं। स्ट्राइक करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इंतजामिया की कमर तोड़ने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि किसी बहकावे में मत आ जाना, जरा सी चूक मत कर देना। आपकी एक चूक इंतजामिया को मौका दे देगी आपको बाहर करने का, या 8,000 सैलरी पे आपको फिक्स करने का। एक चूक, इसलिए किसी तरह की कोई चूक नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है। बस ये समझ लो कि 8 तारीख को यहां पर आना है, और जाना जब है या तो कंफर्मेशन के ऑर्डर लेके जाना है, या फिर शहीद होके जाना, उससे पहले जाना ही नहीं है, उससे पहले जाना ही नहीं है। अरे किस काम की जिंदगी यार, किस काम की जिंदगी जब रोजी रोटी इस उम्र में छीन ली जाए। टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की जिंदगी के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो स्ट्राइक करो, शेर की तरह स्ट्राइक करो, और 8 दिन तक स्ट्राइक करो, और ऐसी स्ट्राइक करो कि इंतजामिया की चूड़े क्या, इनके कल पुर्जे भी हिल जाएं, और ये मजबूर हो जाए, घुटनों पर आ जाए आपकी डिमांड को मानने के लिए। अजीज दोस्तों, अपने हक के लिए जो नहीं लड़ता ना, वो या तो डरपोक होता है या मुनाफिक होता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हक की लड़ाई के लिए गए। 72 लोग, मए बीवी बच्चों और औरतों के 72 लोग थे। चाहते तो यजीद से हाथ मिला लेते, कह देते भाई ठीक है तुम खलीफा बने रहो, मुझे गवर्नर बना दो फलानी जगह का, मैं अपनी आल औलाद के साथ वहां सरसब्ज रहूंगा। लेकिन शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। हजरत अब्बास शहीद हुए, छोटा सा बच्चा हजरत अली असगर शहीद हुए, लेकिन घुटने नहीं टेके। कहा कि नाना की उम्मत क्या कहेगी कि अपने हक को छोड़कर बातिल के साथ हजरत हुसैन खड़े हो गए, तो हम उनके मानने वाले, हम कैसे बातिल के साथ खड़े हो जाएंगे, हम कैसे बातिल के साथ खड़े हो जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता। मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, कुछ तैयारी नहीं करता बोलने के लिए, जो मेरे दिल में आता है वो बातें अपनी जज्बात की बोलता हूं, और बगैर डरे बोलता हूं, क्योंकि मेरा ईमान है कि अल्लाह मेरा राज़िक है, और मैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का फॉलोअर हूं, यजीद का फॉलोअर नहीं हूं जो हक के साथ खड़ा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया कि वसीम भाई, वाइस चांसलर साहब आपकी वीडियो कार में चला के देख रहे थे, आप बोल रहे थे। मैंने कहा देखने दो भाई, उनका काम है देखना, मेरा काम है बोलना। मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूं, अगर अपने हक के लिए भी नहीं बोलूंगा तो लानत मेरी जिंदगी पर। अगर अपने हक के लिए भी ना बोलूं और अपने हक के लिए भी ना लड़ूं, तो मेरे साथियों, आपको मैं बता दूं कि जब एक साथ होकर, यूनाइट होकर जब हम चलते हैं ना,
तो अल्लाह के करम से अल्लाह की ऐसी मदद आती है, ऐसी मदद आती है कि बड़े बड़े दिग्गजों के लश्कर धराशायी हो जाते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकले थे ना, तो फिरौन का पूरा लश्कर पीछे पीछे आया था, लेकिन वो हक पर थे। अल्लाह की ऐसी मदद आई कि समुद्र ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो रास्ता दे दिया, पूरी कौम के साथ गुजर गए, और उसी समुद्र ने पूरे फिरौन के लश्कर को डुबो दिया। अल्लाह की मदद का भी और देखिए, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, क्योंकि आपने 100 दिन से ज्यादा लड़ाई लड़ ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, एक एक चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है कि ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। और अगर गुलामी से ही सब चीजें मिल जाती या बगैर लड़े ही सब चीजें मिल जाती, तो फिर प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे कंदक के लिए फाके का पेट लेकर पेट पे पत्थर बांधकर गड्ढा ना खोद रहे होते। उनको क्या जरूरत थी, खाली दुआ कर देते, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ कर देता। लेकिन उम्मत को दिखाना था कि खाली पेट 2 दिन का फाका है और खंडक खोद रहे हैं, जंगे खंडक की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि जब हमारे नबी ये बताकर गए कि हमें हक के लिए लड़ना है, तो लड़ना है। मेरे दोस्तों, कैसी मदद आई जंगे खंदक में अल्लाह की, कैसी फतह हुई। इसलिए ईमान वाला आदमी और बातिल से डरे, ईमान वाला आदमी जालिम से डरे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अरे ज्यादा क्या कर लेंगे, गोली मरवा देंगे, हमें गोली मरवा देंगे, फौज से मरवा दो साहब, सबसे पहले मैं तैयार हूं, देख लो वीडियो बना लो मेरी, सबसे पहले मैं तैयार हूं, मारो गोली। इंतजामिया की नजर एक शेयर कर दूं सकी भाई, कि हम ये नहीं कहते कि मरने के नहीं, हम ये नहीं कहते कि मरने के नहीं, हम मर जाएंगे पर आज से डरने के नहीं हम, इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, अब हाथ उठाकर ये वादा करो कि इस स्ट्राइक में एक आदमी अपने डिपार्टमेंट के हर आदमी को लेके आएगा। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आपका यही जोश, आपका यही जज्बा आपको फतह भी दिलाएगा, और इंशाअल्लाह ताला कंफर्मेशन भी आप सबका होगा। और यही अल्लाह ने चाहा, सब एक दूसरे को कंधे पर उठा रहे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से हम जो जलसा करेंगे कंफर्मेशन की खुशी का, वो भी यही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज। दोस्तों, आज तारीख से हड़ताल है और फुल हड़ताल है, और आप हक की लड़ाई पर है। इस शेर के साथ मैं अपनी शुरुआत करता हूं कि वो जरदार को भी नादार बना देता है, वो जरदार को भी नादार बना देता है, और नादार को भी जरदार बना देता है। लड़के देखे जंग कोई हक के लिए, वो परिंदों को भी मददगार बना देता है। अज़ीज़ान गिरामी, 8 तारीख को हड़ताल शुरू होगी हमारी, अपनी जान की बाजी लगा लेना है, हड़ताल को हर हाल में कामयाब बनाना है, क्योंकि आप सलाउद्दीन अय्यूबी के फर्जंद है। उठो सलाउद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, उठो सलाउद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, कि उस गाजी के अफसानों को दोहराने का वक्त आया। पहले हुए हर तरफ आतिशे नमरूद के शोले, अब हमें जज्बे इब्राहिमी दिखलाने का वक्त आया। तो दोस्तों, आप सलाउद्दीन अय्यूबी के फर्जंद है, याद रखिएगा कि हक वालों के साथ परिंदों की मदद भी अल्लाह भेज सकता है। आप कतई किसी के भाग से भी मत डरिएगा। बहुत ऐसे अधिकारी आए और गए और आएंगे और जाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हक हर हाल में आपको मिलना चाहिए, और ये आपका फरीजा है कि आप अपने हक के लिए जाबाहक हो जाए। या तो यहां से मर के उठेंगे या तो काम करा के उठेंगे। 8 तारीख से हड़ताल है, और उस हड़ताल 3 या 4 दिन की हड़ताल के बाद हमारी भूख हड़ताल शुरू होगी। गांधी साहब पहले नंबर पे बैठेंगे, उसके बाद कतार है हमारी, मर के उठेंगे, लेकिन हक
दिला के रहना है, लेके रहना है, छीन के रहना है। दोस्तों, आज हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया है, तदफीन में जाना है, उनके लिए दुआई मगफिरत भी करिए और पॉसिबल जिन लोगों के साथ हो सकता है वो तदफीन में भी चलिए। अस्सलाम वालेकुम। हौसला अफजाई के लिए और इंतजामिया के लिए एक शेर और सुनाना चाह रहा हूँ। शेर सुना के बस बात खत्म करेंगे कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा, और दिलों आंखों में समुंदर, दिलों में आग लिख दूंगा, तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा, और मेरे पर यानी हम सब के पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पर भी बैठा तो आसमान लिख दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।